अच्छा, वो जो कह रहे थे कि गधे रहते हैं, इतनी लंबी लंबी बात नेताओं तो को क्यों लपेट रहे, सीधे हमको कहते हैं। क्या जरूरत थी? हम बिल्कुल ऐसी बात है ही नहीं। अब देखिए इस ऑडिटोरियम में जितने भी 2-2,500 लोग उपस्थित हैं। वाह वाह भाई वाह। हाँ भैया, कुछ नहीं, आज तुम 2-2,500 बोले, पिछली बार हमने 5,000 बोल दिया था। तो एकेडमी का प्रबंध तंत्र हमसे मिला कि इतना झूठ ना बोला करो, क्योंकि हमने बोला है कि 300 की सीटिंग कैपेसिटी हो, तुम 2-2,500 बोल दे रहे हो, दिक्कत होती है। हाँ देखिए, कुछ भी नहीं कि अब एक बड़ी सब इधर उधर की बातें हो गई सर। अभी जो आपके बीच में कभी खड़ा है बिल्कुल प्रैक्टिकल कवि है। मैं टेक्निकल बातें करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। अभी हाल में लोकेश भैया वो शादी हुई, उसका राघव चड्ढा की शादी हो गई, क्या खूबसूरत उसकी पत्नी परनीति चोपड़ा। अभी मैं एक कवि सम्मेलन में जा रहा था अम्बेडकर नगर के, हमारी मतलब गाड़ी के बीच में भाई साहब एक गड्ढा आ गया, वहां से 4 पंक्तियां बिल्कुल उबलती हुई मैंने निकाली, मैं आपको सुना रहा हूँ। आनंद आए तभी बताइएगा, नहीं तो बिल्कुल मत बताइए। मैंने कहा कि ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, कि ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, भले ही खंभा की जगह हमको अद्धा बना देना, और जब भी प्रभु बनाना हमको आम आदमी, बस भगवान हमको राघव चड्ढा बना। हम चाहते हैं कि हमारे देश का जितना भी सर आदमी हो बिल्कुल आम आदमी रहे, और आम आदमी ऐसा रहे कि बिल्कुल राघव चड्ढा की तरह रहे। सबका जीवन ऐसे हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बड़ी समस्याएं होती रहती रवींद्र भाई, लोग इधर उधर की बात करते हैं, हम करते ही नहीं। देखिए मैं आपको और 4 पंक्तियां बिल्कुल प्रैक्टिकल सुना रहा हूँ जी। मैंने कहा कि जैसे छलकता जाम होती जा रही हो, कि जैसे छलकता जाम होती जा रही हो, एक सुहानी शाम होती जा रही हो, और फेसबुक सा मैं पुराना हो गया, तुम हो कि इंस्टाग्राम होती। वाह वाह वाह। फेसबुक सा मैं पुराना हो गया, तुम हो कि इंस्टाग्राम होती जा रही हो। हम भी समझ रहे हैं आप भी फेसबुक की तरह ही पुराने हो रहे हो, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको 3 दिन बाद लोग समझ पाते हैं। मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई भैया, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। साहब हमारा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। हमारी फाइनली लोकेश भैया शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया, अब मैं हाथ से रस की कविताएं। वाह 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 भाई। जितने लोगों ने ताली बजाई सबका विश्वास उठा हुआ है, समझ रहे हैं। मैं बता ले रहा हूँ, आप लोग कह नहीं पाते। मैं एक बात एक ही इनके साथ कहना चाहता हूँ कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। चुनने के बाद न सरकार सुनती है, बाकी पत्नी के बारे में हम कुछ भी नहीं। दिक्कतें हो सकती हैं, आप तो रिकॉर्डिंग कर लेते हो। अरे कुछ नहीं, हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई स्वयं भैया। शुक्ला जी के चाचा जी वहाँ बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सारी तैयारियां की गई। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया, सारी तैयारियां हुई। शुक्ला जी के चाचा ने भोजन किया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही था, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। शुक्ला जी ने शुक्ला जी के चाचा को जवाब दिया, अपने चाचा को जवाब दिया, कहा चाचा जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। बड़ी टेक्निकल चीजें होती रहती, दिक्कतें होती हैं। अच्छा हमसे लोगों ने कहा कि यार कि आप इतनी कविताएं लिखते हैं तो मतलब पत्नी और साली के बीच में अध्ययन करके बताइए। मैं 4 पंक्तियों में तुलनात्मक अध्ययन करके आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है। अरे पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। साली बूस्टर डोज सी लगती है। लेकिन भैया आजकल बड़ी दिक्कतें हो रही है। एक दिक्कत बड़ी आ गई आजकल रील वाली,
मैंने कहा कि पत्नी हो तो कैसी हो। मैंने 4 पंक्तियों में टिप्पणी की, आप लोग आनंद लीजिएगा। मैंने कहा कि पहले रूपानी हील बाज ना मिले। दुर्गेश भैया एक पीछे अपना जो मुशायरा चला रहे हैं वो ना चलाएं, हमारी दुकान बंद हो सकती है। लखनऊ में दिक्कत ये ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ श्रोता कम कभी ज्यादा आते हैं, और कभी आते हैं तो हर लाइन में एक मुशायरा चलता है। उनको यहाँ मतलब ही नहीं कि यहाँ वाला क्या कर रहा है। एक बार जरा तालियां बजाइए भाई तो हमारा भी मैंने कहा कि पहले रूपानी हील बाज ना मिले। अभिश्रेष तुम समझ रहे हो बात को। पहले रूपानी हील बाज ना मिले, वो सीधी सादी डील बाज ना मिले। अरे लूली मिले, लंगड़ी मिले, कानी मिले, बस प्रभु पत्नी डील बाज ना मिले। बस प्रभु पत्नी डील बाज ना मिले। लेकिन स्वयं भैया मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। छोटे से घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है तो एक स्त्री करती है, एक पत्नी करती है, एक माँ करती है। तो उसके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है। लेकिन उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। मैं भैया बताऊं, मैं आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ भाई। हम बता रहा हूँ कि कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, मैं एक में भी पॉजिटिव नहीं हो पाया। मैं पॉजिटिव हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। बड़ा नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूँ। हमारे अंग्रेजी के मास्टर थे अवस्थी जी, वो कहा करते थे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। अच्छा लोकेश भैया, उसी टाइम हमारी एक टांग टूट गई। अब अवस्थी जी को पता चला कि सौरभ की टांग टूट गई। उन्होंने हमें फोन किया, कहा बेटा पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी हमारी टांग टूट गई, आप करो पॉजिटिव रहा करो। कहीं बेटा पॉजिटिव इसलिए रहा करो क्योंकि तुम्हारी दोनों टूट सकती है। अच्छा अवस्थी जी की 8,000 रुपए फीस बाकी थी। जब हमारी टांग ठीक हुई तो 2 महीना के बाद मैं 4,000 लेके पहुंचा। अभी अवस्थी जी काफी निगेटिव थे। हमने कहा गुरुजी पॉजिटिव रहा करो। फिर 8,000 रुपए फीस बाकी थी, 4,000 लेके आओ, फिर पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी मैं 8 मार सकता था, 4 लेके आया। तब से मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में हूँ, इतना कॉन्फिडेंस में हूँ कि अगर आप हमारा अनूप भाई अगर हमारा 9 बजे सम्मान करना चाहें तो हम 8:59 में अपना अपमान खुद करा लेते। अनूप भाई ने रविंद्र से कहा कि हमें कवि सम्मेलन कराना है, हास्य का बढ़िया कवि है सौरभ, उसको बुलाओ। रविंद्र भाई ने कहा कि महंगा कवि है, 30,000 से कम में नहीं है। अनूप भाई को मेरा नंबर मिल गया। अनूप भाई ने कहा कि मैं कवि सम्मेलन करा रहा हूँ। हमने कहा उसके लिए आपको बधाई। कहने लगे मैं तुमको बुलाना चाहता हूँ। हमने कहा उसके लिए हमको बधाई। मैं कॉन्फिडेंस में हूँ अभी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस। मैंने कहा उसके लिए आपको बधाई, आप बुला रहे हैं, इसके लिए हमें खुद बधाई। हमने कहा देखिए बधाई अपनी जगह है, 3,000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। हम भैया की तरह डरते थोड़ी अपना पेमेंट बताने में। अनूप भाई में हमने तो इसको 1100 कहा था, ये माइक से 3,000 कह रहा है। तो ऐसे अपनी पेमेंट भी बढ़वा सकते हैं। तब से मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में हूँ, इतना कॉन्फिडेंस में लोकेश भैया कि हमें कोई सुंदर लड़की अगर फेसबुक पे मैसेज कर दे तो हम उसे तुरंत ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमको अपने थोपड़े पे पूरा कॉन्फिडेंस। हमें कोई सुंदर लड़की मैसेज कर नहीं सकती, और कर भी दे तो मैं उससे पूछ लेता हूँ बताओ बहन कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर। हमें भैया सिर्फ 2 चीजों के लिए मैसेज आता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज फॉलो माय पेज। और किसी के लिए नहीं आता। कॉलेज के दिनों में हमारे पिताजी को शक हुआ करता था कि हमारे लड़के का यानी कि हमारा किसी लड़की से चक्कर है। अब कॉलेज के दिनों में लड़कियां हमको नोट्स नहीं मांगे देती थी, बताओ दिल कौन देता। आज मैं यकीन से कहना चाहता हूँ रविंद्र भाई, कॉलेज के दिनों में अफेयर के नाम पे सिर्फ हमारे पास करंट अफेयर की 3 किताबें थी, कुछ भी नहीं। तो ये सब चीज है। अभी अमेरिका में एक कॉलेज खुला लोकेश भैया, वहाँ कॉलेज में सीटें नहीं भर रही थी। प्रबंधक वहां से आया अपने इंडिया से आया, उत्तर प्रदेश से आया लखनऊ, एक आदमी यहाँ से लेके गया। अब उसके कॉलेज की सीटें खाली नहीं रह रही। अगल बगल के कॉलेज वाले लोग बड़ा टेंशन में, कहने लगे यार ये लखनऊ से कौन सा आदमी आ गया, कहाँ से पढ़ के आया, पहले सीटें भरती नहीं थी, अब सीटें खाली नहीं होती।
बड़ी मुश्किल से उसको दूसरे कॉलेज के लोगों ने फॉलो किया। एक दिन पकड़ा, कहने लगे भाई साहब बताओ तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? पहले इस कॉलेज की सीटें भर्ती नहीं थी, अब खाली नहीं रहती। कॉलेज वाले ने जो जवाब दिया, अगर वो जवाब लखनऊ का हो तो मैं चाहता हूँ कि ये सदन बिल्कुल तालियों से गुंजायमान हो जाए। वो लखनऊ के बंदे ने कहा देखो भाई हमसे ये न पूछो कि मैं कहाँ से पढ़ के आया हूँ, कहाँ से क्या करके आया हूँ, बस इतना मानो कि मैं लखनऊ में विक्रम चलाता था। सीटें भरने की कला हमसे ज्यादा किसी में नहीं। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ हॉल में बैठा रहा हूँ लोगों को, मैं चाहता तो छत पे भी बैठा सकता। मैं जब विक्रम चलाता तो अपनी वाली सीट पे भी 3 सवारी बैठा लेता था, तुम ही लेके चलो। यहाँ तो मैं लड़के ही बन रहा हूँ। वाह वाह सौरभ भाई, हाँ बहुत हो बहुत हो। अच्छा देखिए, ये भी कला है, पीछे वालों से ताली बजवाने की ऐसे देखना पड़ता है। पीछे वाले तभी बजाते हैं, नहीं उनका भी एक कवि सम्मेलन चल रहा होता है। एक बार में 3-4 कवि सम्मेलन है। सौरभ भाई जिंदगानी से झूठ बोलते हो, बिटिया रानी से झूठ बोलते हो, तुम तरक्की करोगे तेजी से, तुम रवानी से झूठ बोलते हो। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। ये सब चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी बातें होती रहती। मैं बिल्कुल मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूँ, इतना कॉन्फिडेंस में मैं अंतर्राष्ट्रीय टाइप का कवि हूँ। हमने स्वयं भैया फेसबुक पे एक बार एक शेर लिखा, कर्नाटक की एक बंदी ने लाइक कर दिया। मैं तब से खुद को अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूँ। अब कोई जरूरी अंतर्राष्ट्रीय होने के लिए दुबई जाए हर्षित भैया की तरह, हमको कोई बुलाता ही नहीं हुआ। तो ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल जैसे सोमनाथ भाई हैं, अभी आएंगे श्रृंगार की कविताएं सुनाएंगे, कहेंगे कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो। अब बताइए अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। वो कहने लगे कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। हमने कहा उसकी जुल्फे हैं कि लखनऊ नगर निगम का तंबू का नाम। अगर उसकी जुल्फों में इतनी छांव है तो ये कार्यक्रम किसी की जुल्फों के छांव में हो रहा है। किसी ने वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब बताइए अगर लड़की अखियों से गोली मार रही, नेताजी बैठे हैं सामने, नेताजी हमारे देश के कितने मतलब बुद्धिमान होते हैं, अगर लड़की अखियों से गोली मार रही थी तो बताइए 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे हम लड़कियां खड़ी करके वैसे दागो गोली, ये गोली तब तक लगेगी जब तक आप लोग ताली नहीं बजाएंगे। ये चीज होती है। किसी ने वो गाना लिखा कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा था यही परिवर्तन चौक पे कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। हमारे पास डिस्कवर 100cc उसके कागज नहीं। मैं भी गया, हमने कहा बहन जरा देख के बताओ अगले चौराहे चालान तो नहीं कट रहा है। हम कैसे बताएं? हमने कहा अभी तुम्हारा प्रेमी कह रहा था तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती, तो अगला चौराहा नहीं दिख रहा, परिवर्तन चौक पे खड़ी हूँ कैसा बात नहीं दिख रहा है। तो ये प्रैक्टिकल चीज लिखनी चाहिए। सोमनाथ भाई लिखते ही नहीं है। तो अच्छा हाँ एक गाना है स्वयं भैया वो कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाले। वो गाना हमें बड़ा अच्छा लगता था, बिल्कुल भैया की तरह एक आदमी जा रहा था। हमने एक बार वो गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाले। भैया ने मुड़ के देखा, मुझे लगा कि भैया को गाना बहुत अच्छा लगा। फिर हमने दूसरी बार गाना गाया, फिर भैया ने हमारी तरफ पलट के देखा। मैं कॉन्फिडेंस में आ गया वाली कि इस बार गाना इनको बिल्कुल अच्छा लगा। तीसरी बार फिर हमने गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। हमारी तरफ मुड़े और ये हमारे पास आए, हमको खींच के 3 घंटा मारे। तो हमने कहा भैया मार क्यों रहे हो? बोले हमारा नाम है गुलशन और हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिल पर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। दिल पर पकड़ो हमारी खोपड़ी क्यों खा रहे हो? ये सब चीज होता। अभी ये रवीन भाई कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, कह रहे थे कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। एक बार वो गुलशन की जिंदगी में गई थी, गुलशन का सारा कारोबार चौपट हो गया, स्वाहा हो गया। किसी ने शेर लिखा, यहाँ शायर बहुत बैठे हुए कि उसको रोशनी की जरूरत थी तो हमने अपना घर जला दिया। लोकेश भैया ये कोई बुद्धिमानी का काम है? रोशनी की जरूरत थी, सूर्य बल्ब जलाते, सिस्टा LED जलाते, बहुत चीजें थी जलाने की, घर जलाने की क्या जरूरत थी?
तो ये लोग प्रैक्टिकल बात ही नहीं करते। तो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैंने कहा कि देखिए पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। ये पहलू जो अनछुए हैं